बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं जनरल फैज़ हमीद के जो कोर्ट मार्शल हो रहा है उस पर, और ये नौबत क्यों आई और इस कोर्ट मार्शल की कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा और किस तरह की कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ सकती है। फिर हम बताएंगे आपको कि जनरल फैज़ हमीद पर चार्जशीट जो है वो क्या थी, उनके जो सियासी एक आस्पेक्ट है उनकी शख्सियत का, कि ड्यूरिंग सर्विस भी उन पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के चार्जेस लगते रहे हैं, और फिर जो टॉप सिटी केस है वो भी ज़ेर बहस रहा और फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इंक्वायरी की गई, और उसके बाद जो है इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद जो है फिर मिलिट्री को जो है वो मिलिट्री ट्रायल का फैसला किया गया और कोर्ट मार्शल का फैसला किया गया और उन्हें फ़ौज ने अपनी तहवील में लिया। फिर हम बात करने जा रहे हैं सानिया 9 मई पर कि इस केस का सानिया 9 मई पे क्या असर पड़ सकता है और किस हद तक जो है वो सानिया 9 मई के मुकदमात के ट्रायल आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ का मुस्तक़बिल क्या होगा, सियासी तजज़ियाकार से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, उनसे बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का सर। और तजज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं गौहर भट्ट साहब, उनसे बात करेंगे। भट्ट साहब, आपका शुक्रिया वक्त देने का। एडवोकेट राजा खालिद साहब से बात करेंगे। राजा साहब, आपका शुक्रिया। उतने कम आज बात ये करेंगे कि जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट्स का उस पर बात करेंगे, और फिर जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई कैसे होती है, इसका क्या असर पड़ सकता है, इस पर भी हम पूछेंगे ब्रिगेडियर वकार साहब से। राजा साहब, आप ज़रा बताइएगा कि जो अभी ट्रायल शुरू हो रहा है कोर्ट मार्शल का, इससे पहले भी कई लोगों के कोर्ट मार्शल हुए, आपने खुद मिलिट्री कोर्ट्स में भी आप अपीयर होते रहे मुख्तलिफ केसेस में, तो क्या प्रोसीजर क्या होता है, ज़रा समझाइएगा हमको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि अपने ख़यालात का इज़हार पब्लिक के सामने कर सकूँ। पहली बात तो ये है, इसका पाकिस्तान की तारीख़ में 1951 में मिलिट्री कोर्ट इस्टेब्लिश हुई, ट्रायल शुरू हुआ। यानी जो पहला ट्रायल था वो 51 में हुआ, जिसमें आपको पता है कि फैज़ अहमद फैज़, सज्जाद ज़हीर और जनरल अकबर ये लोग थे जो मुल्ज़मान थे। उसके बाद 1953 में कुछ एक तहरीक चली थी, तो नतीजतन जो उलमा कराम है पाकिस्तान में, जिनमें मौलाना मौदूदी हो गए, अब्दुस्तार खान न्याजी और इस तरह से कुछ लोगों को सज़ाएँ सुनाई गई थी। फिर ऑनवर्ड्स चलते जाइए तो 1967 में एक अमेंडमेंट आई थी जो आर्मी एक्ट है उसमें 21D, उसके तहत सिविलियन का ट्रायल भी जस्टिफाई किया गया कि जी जो सिविलियन आर्मी की तनसीबात पे हमलावर हों, सीडिशन का उन पे अगर चार्ज लगे या आर्मी के अंदर किसी तरह का बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करें, उन्हें यानी सीड्यूस करें, आर्मी के ख़िलाफ़ उकसाएं, उनके डिसिप्लिन को ख़राब करने की कोशिश करें उनके ज़रिए, तो उनका ट्रायल भी हो सकता है। और उसके फिर ब्रिगेडियर अकबर या क्या नाम था उनका 1975 में, तो वो ब्रिगेडियर साहब बता सकेंगे, मेरे जहन से नाम उतर गया, तो उनका ट्रायल भी हुआ। तो इसी तरह जनरल ज़िया के दौर में इस ट्रायल्स होते रहे। ये चूँकि जनरल साहब जो हैं ये आर्मी ऑफिसर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं और बहुत बड़े ओहदे पे DG ISI रहे हैं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला वाक़या है कि इस स्टेचर का बंदा, इस रैंक का ऑफिसर, उसका ट्रायल होने जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट और हसास ओहदे पे फायज रहा, और फिर वो पाकिस्तान में मशहूर बहुत हुए अपनी कुछ हरकतों की वजह से, तो उनका ट्रायल हो रहा है। इसका ट्रायल का तरीक़ेकार ये है कि पहले ये इंक्वायरी करते हैं, ठीक है, इंक्वायरी करके तो उसके बाद फिर जब वो समझते हैं कि सब्सटेंशियल एविडेंस मौजूद है, सफिशेंट एविडेंस मौजूद है, इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मौजूद है, तो फिर हाथ डाला जाता है, यानी कॉग्निजेंस लिया जाता है, फिर उस बंदे को अरेस्ट किया जाता है। जिस तरह पुलिस का तो ये है कि पहले FIR काटती है, फिर उसके बंदे को अरेस्ट करती है, लेकिन यहाँ पे ये है पहले इंक्वायरी होती है। जिस तरह के FIA के केसेस में आप देखें, पहले इंक्वायरी होती है, उसके बाद FIR करती है और फिर मुल्ज़म को अरेस्ट किया जाता है। यहाँ भी ऐसे ही होता है कि मुल्ज़म को अरेस्ट करके फिर समरी ऑफ एविडेंस, चार्जशीट वो प्रोवाइड की जाती है। चार्जशीट में ऑब्वियस होता है कि आपके ख़िलाफ़ क्या क्या इल्ज़ामात हैं, किस किस सेक्शन की आपने वायलेशन की, तो उसके नतीजे में चार्जशीट के बाद फिर प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस लेके आता है, ठीक है। उसमें यूजली ये होता है कि आर्मी में
कि उनका जो वकील होता है, जो प्रोसिक्यूटर होता है, वो आर्मी ऑफिसर ही होता है। ठीक है। कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूट होती है, कोर्ट के उसे जज नहीं बल्कि उसे प्रेसिडेंट कहा जाता है, उसके साथ फिर मेंबर्स भी होते हैं। वो केस की संगीनी को मद्देनजर रखा जाता है, ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस को देखा जाता है कि किस लेवल की कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट की जाए, इस बंदे के स्टेचर के एतबार से इस पे जो इल्जामात लगे उनको मद्देनजर रखते हुए फिर वो कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। इससे पहले भी तो कई जनरल की जो है कार्रवाई हुई है। ब्रेड साहब आप बताइएगा सर कि इससे पहले भी कई 3 स्टार जनरल के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, कई ब्रिगेडियर रैंक के और कई अफसरान जो है उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हुआ। अभी चंद दिन पहले भी एक कर्नल के खिलाफ जो है वो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हुई और उन्हें सजा सुनाई गई। तो अब बताइएगा कि माजी में कितने लोग, जैसे सानिया 9 मई हुआ तो उसमें जिन अफसरान ने अपनी ड्यूटी एहसन से किसी से सरंजाम नहीं दी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी, तो कितने लोग हैं सर? कोई थोड़ी सी डिटेल बताइएगा कि किन किन के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है पहले? जी, एक तो ये जो फौज का इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है ये बड़ा रेगुलर है और उसमें साफ ज़ाहिर है फौज के अंदर जो आई थिंक वायलेशन ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री लॉ या पाकिस्तान आर्मी एक्ट है, ये एक तो एक रूटीन की चीज है। इसमें जवान से लेके वेरी सीनियर ऑफिसर तक जो है अगर पाए जाते हैं और उसका पूरा जैक ब्रांच जो है और एडिटर जनरल ब्रांच रिकॉर्ड रखती है। 9th में ऑनवर्ड जो है मेरे ख्याल में एक 3 स्टार थे और फिर आई थिंक देवर 2 स्टार्स और कुछ ब्रिगेडियर और फिर लोअर रैंक्स के ऑफिसर्स थे। इनको डिफरेंट सजा, इट डिपेंड्स कि आपकी जो है नोयत क्या है। और जिस तरह आई थिंक जिक्र हो रहा था, राय साहब बता रहे थे कि इससे पहले ये चीजें हो चुकी हैं। इवन एक DGI जो पहले थे उनको सेंसर किया गया था, जिसको आप कह लें या रिप्रिमांड किया गया था, बिकॉज शायद नोयत उस लेवल की नहीं थी। उन्होंने बुक लिखी थी एस दौलत के साथ मिलकर रॉ की, और वो एक कंडक्ट एंड बिकमिंग ऑफ ऑफिसर पाया गया था, लेकिन खुदा ना खासा कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था बिकॉज उसके अंदर कुछ चीजें निकली। तो ऐसा नहीं है कि DGI को पहले अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया, लेकिन ये जो आई थिंक है FGCM इज द फर्स्ट टाइम जो एक DGI को ट्रायल, दैट्स व्हाई इट बिकम वेरी वेरी सेंसिटिव बिकॉज इसमें खुद जो है फौज एक बार सेट कर रही है। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस तो मैंने बताया वो रेगुलर है। जिस तरह राय साहब कह रहे हैं कि एक बड़ी रूटीन की बात है बिकॉज वायलेशन होती है और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए डिफरेंट ऑफेंसेस होते हैं जो जिस पे ट्रायल्स चलते रहते हैं। इसमें फिर लोअर लेवल पे असेंबली कोर्ट मार्शल हैं, बटालियन लेवल पे होता है, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल हैं। देन सर जैसे ब्रिगेडियर साहब, जैसे DG ISPR ने भी कहा कि जितना बड़ा होता है उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी का जिक्र आता है सर, तो ये खिलाफ वर्जी क्या हो सकती है कि आर्मी एक्ट जो है उसके आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी? क्या किस किस्म की खिलाफ वर्जी होती है, फिर कार्रवाई होती है? जी, आई थिंक जो हिंट किया जा रहा है बिकॉज कहा है कि एविडेंस ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में चीजें, दैट्स व्हाई ट्रायल की तरफ प्रोसीड किया गया। क्योंकि इनको अभी रिटायर्ड हुए एक तो 2 साल नहीं हुए थे, जो टाइम फ्रेम बन रहा है, तो एक तो ये है कि यू कांट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी यू नो इन विद इन 2, एक तो उसके अंदर हो सकती हैं चीजें एग्जैक्टली सारी बाहर नहीं। दूसरा है कि जो कंडक्ट ऑफ ऑफिसर है इवन 2 साल के बाद यू आर एक्सपेक्टेड, स्पेशली सीनियर पदों पे जब आप रहे हो, इट कांट बी फ्री फॉर ऑल के लिए आप देयर आर सर्टेन जॉब जो आप नहीं कर सकते, उसमें क्लियरेंस चाहिए होती है। इसी तरीके से आप इंटरेक्शन क्रिमिनल लोगों के साथ कर सकते हैं। खुदा ना खासा ऐसी एक्टिविटी जो आर्मी की चेन ऑफ कमांड को डिसरप्ट कर दे या उसमें कोई म्यूटनी का असर हो, मैं अभी सिर्फ स्पेकुलेट कर रहा हूँ। तो ये आई थिंक उस लिहाज से जो कहा गया जी कि जो आफ्टर रिटायरमेंट जो चीजें हैं वो मेरे ख्याल ज्यादा सीरियस नोयत की हैं, ऑल्दो वो जो टॉप सिटी वाला केस भी बहुत सीरियस है सच ए सीनियर ऑफिसर, तो उसमें अभी देखना है कि देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग जो अभी एविडेंस कलेक्ट होने और FGCM की प्रोसीडिंग के बाद ड्यूरिंग प्रोसेस जो है बाहर आएंगी, बिकॉज इट कांट बी कि एक ऑल अलोन ही कर रहे थे। आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ नेटवर्क जिसमें हो सकता है रिटायर्ड हो, सिविलियन ऑफिसर्स हो, उसमें वेटरन्स हो सकते हैं, उसमें सर्विंग हो सकते हैं और हो सकता है पॉलिटिकल फिगर्स भी हों। तो आई थिंक अभी देखा जाएगा उसके अंदर क्या क्या चीजें बाहर आती हैं। चलें गौर भट्ट साहब, फौज ने तो मिसालें पहले भी कायम की हैं और अब भी मिसाल कायम कर दी है। गौर भट्ट साहब के जब एक लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है रिटायर्ड और साबिक DG ISPR के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो फिर सानिया 9 मई का क्या बनेगा सर? मामला यह है कि जो 9 मई के वाकयात हैं उस हवाले से तो फौज का स्टांस बड़ा क्लियर है। अदारे ने पहले भी इस बात को क्लियर किया और हुकूमत ने बहुत ज्यादा क्लियर स्टांस लिया इसके ऊपर कि जो भी उसके अंदर बराह रास्त मुलव्वस हैं, जो एक्शन करने वाले हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जिन्होंने लोगों को उकसाया इस सारे एग्जाम के ऊपर, उन समेत किसी को भी 1 सेकंड के लिए भी कोई माफी नहीं मिलेगी, चाहे वो माफी मशरूत मांगे या गैर मशरूत मांगे, उनको माफी नहीं मिलेगी। अच्छा, अब ये जो बात आप लोग कर रहे हैं जनरल फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी की,
ये बड़ा एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है। मुझे नहीं, सच्ची बात है, इतना मालूम कि फौज के अंदर क्या कार्रवाई किस तरीके से होती है। ये जो इससे पहले लॉ एक्सपर्ट और ब्रिगेडियर साहब है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस पर रोशनी डाली है, मैं उन्हीं की बात पर इत्तेफा करूंगा। लेकिन मैं ये इसको एक पॉलिटिकल मैसेज के तौर पे देखता हूँ, जो कि बहुत क्लियर दिया गया है सारे क्वार्टर्स जो हैं उनको, कि कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं है। कोई भी शख्स जो है वो अपने दायरा कार से बाहर निकल के अगर कोई गलत प्ले करेगा तो फिर उसको हाथ जरूर पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बाअसर क्यों ना हो। अब जनरल फैज हमीद साहब की अगर बात करें तो बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी, बड़े उनके इशारे अबरू के ऊपर पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो चौक हो जाया करता था। आपको याद होगा वो यानी पूरे सिस्टम के गिर्द, उनके गिर्द पूरा सिस्टम घूमता था। आप याद कीजिए इमरान अहमद खान न्याई साहब जो हैं, उनकी जनरल बाजवा साहब के साथ जो पहला एक क्लैश कह लें या तजाद कह लें, वो पोस्टिंग का मामला था और वहां से सिलसिला शुरू हुआ था। तो फिर बात जो है वो कहां तक गई वो सबके सामने है। तो फैज साहब को जो तहवील में लिया गया और अब जिस तरह से बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और अदालत जो फौजी अदालत है उसमें तो जाहिर है कि बहुत स्पीडी ट्रायल होते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द वहाँ से रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। लेकिन इसका मैसेज बहुत क्लियर है, तमाम पॉलिटिकल जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं या उनके सिस्टम के अंदर मौजूद ऑफिशियल्स हैं जो कि सरकारी सतह के ऊपर किसी न किसी हवाले से किसी न किसी की मदद कर रहे हैं, उनको बड़ा क्लियर मैसेज है कि किसी को भी अपने दायरे कार से बाहर नहीं निकलना, माफ़ी नहीं है किसी के लिए भी। जी बिल्कुल भट्ट साहब, माफ़ी जो है ये बड़ा बड़ा क्लियर मैसेज है। नाज़रीन, यहाँ मुझे एक ब्रेक लेनी है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि जब क्लियर मैसेज है, जब फौज के अंदर एहतसाब हो रहा है तो फिर बाकी लोगों का भी एहतसाब कैसे होगा और किस तरह का मैसेज जो है वो इसको समझना चाहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि जब फ़ौज के अंदर ख़ुद एहतसाबी का अमल जो है वो जारी रहता है और हमने देखा कि न सिर्फ जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ हो गया, इससे पहले भी सानिया 9 मई के बाद जब कार्रवाई हुई और इससे पहले भी कई लोग जो है वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा चुकी है और अब भी अकाउंटेबिलिटी का ये सिस्टम जो है वो अपना काम कर रहा है। अब मामला आता है राय साहब के जो मिलिट्री कोर्ट्स और सानिया 9 मई के जो ट्रायल हैं, जारी बात है मिलिट्री कोर्ट्स में केस चल रहे हैं, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, उसमें मज़ीद कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन ये जो कार्रवाई है सर, इसका असर क्या पड़ सकता है सानिया 9 मई के मुकदमात पे? देखिए, बात ये है कि मैं समझता हूँ कि कल का जो स्टेप है पाकिस्तान आर्मी का, मैं पहले जैसे सबमिट कर चुका हूँ कि एक बड़े एम जनरल को, बड़े मारूफ जनरल को, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि इससे पहले भी हुआ, DGI सही थे लेकिन उन्हें सेंश्योर किया गया, इन्हें मलामत की गई कि हल्की फुल्की वो हो गया, कोई एज सच ऑफेंस नहीं था और ना ही कोई कन्विक्शन हुई, ठीक है, तो मुतरबे किया गया, उन्हें वार्न किया गया। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि DGI के ख़िलाफ़ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होने जा रहा है, तो ये एग्जाम्पल सेट की गई है बाकी लोगों के लिए भी। बाकी देखें कि अगर इस तरह की 9 मई का वाक़या, तो मैं समझता हूँ कि सानिया मशरकी पाकिस्तान के पास दूसरा बड़ा वाक़या है कि आपके लोगों ने वो काम कर दिखाया कि जो जिसकी दुश्मन भी जसारत नहीं कर सकता था। यानी आप, मैं पहले भी कह चुका हूँ बहुत सारे टॉक शोज़ में, मुझे बताया जाए कि पाकिस्तान के दफा की, पाकिस्तान की सलामती की सिंबल अलामत वो कौन सी बिल्डिंग है, वो GHQ होगा। GHQ पे अटैक ऐसे ही है कि आप पेंटागन पे अटैक करें, कैपिटल हिल पे लोग गए थे ना, उनका क्या असर हुआ ऐसे ही। तो लेकिन ये है कि GHQ पे अटैक हुआ, फिर हमारे वो शोधा जिन्होंने अपने खून का नजराना, वो जवान बच्चे जिन्होंने हमारी हिफाजत के लिए, हमारी जुराफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए आपने खून का नजराना पेश किया, उनके आप मुजस्मे उखाड़ फेंकें, उनके मज़ारात पे आप पथराव करें। फिर यह है कि आप एयर बेसिस को जलाएं, आप पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को, जो स्टेट की जो स्टेट ओन प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें जलाएं, उन्हें तोड़ फोड़ करें।
तो फिर हमारी अदलिया को भी देखना चाहिए कि एक अरसे से हम स्टे दे के बैठे हुए हैं, जबकि आपके अपने फैसले मौजूद हैं। FBI वाली ब्रिगेडियर, मुझे अब वो उनका नाम याद आ गया, 1975 से लेके आज तक ट्रायल होता आया सिविलियंस का। अगर वो कमिट करते हैं कोई ऑफेंस जो विच इज़ कॉग्निजेबल अंडर आर्मी एक्ट 1952, तो लिहाजा उनका ट्रायल वहाँ पे हो सकता है। और आप इससे पहले भी फैसले दे चुके हैं। आपने सिर्फ कहा कि जी देखा ये जाना चाहिए कि 3 चीज़ें, मेलाफाइडी ना हो, कोरम नॉन जुडिस ना हो, और विदाउट जुरिस्डिक्शन ना हो, कि उसका ट्रायल जो है किसी ऐसे फोरम ने तो नहीं किया जिसके पास अख्तियार नहीं था। कोई मेलाफाइडी तो नहीं है इसमें। क्या मेलाफाइडी है कि पाकिस्तान पे अटैक हो रहा है, पाकिस्तान को जलाया जा रहा है, और सारी वीडियोस मौजूद हैं, सारी वीडियोस मौजूद हैं। अब मुझे समझ नहीं आती जी कि यानी बलोच साहब बड़ा अलमिया ये है, कहा जाता है जी कि हम पहले कहा गया हमारे बंदे नहीं थे, फिर अब कह दिया, अब मान गए ना, वो हमने कहा था वहाँ पे जाके एहतजाज करें, बंदे आपके थे, एहतजाज में फिर वो अंदर भी चले गए। फिर आपने जब दूसरे दिन कौम का हफ्जा इतना कमज़ोर नहीं, दूसरे दिन ही कोर्ट में ये कह दिया था कि आइंदा अगर मुझे गिरफ्तार करेंगे तो इससे ज़्यादा शदीद रद्द अमल आएगा, और क्या एविडेंस चाहिए, इट इज़ टेंटामाउंट टू द कन्फेशन। फिर आप देखें कि आपके लोग जनाह हाउस के अंदर पाए गए, आपकी ख्वातीन, आपके जो मुलजमान पकड़े हुए हैं, आडियोज देखे, उनकी वीडियोस देखे, नहीं देयर इज ए प्लेथोरा ऑफ एविडेंस अवेलेबल अगेंस्ट द कल्प्रिट्स ऑफ 9th May। उसके बावजूद ये है कि हम आंखें बंद करके, इसका मतलब ये है कि हम एक शय दे रहे हैं कि इस मुल्क के इंतहाई असास अहम अदारों पे अटैक कर दिया जाए, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, जमानतें भी होंगी। ब्रिगेडियर साहब, मुझे बताइएगा कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का जो है प्रोसीजर, सर थोड़ा सा बताइएगा, थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। कि कहा जाता है जी कि मिलिट्री कोर्ट में कोई किसी मुल्ज़िम को जो है वो राइट्स नहीं मिलते, वकील करने का राइट जो है वो नहीं होता, ये बाकी जो है वो जो राइट्स एक मुल्ज़िम को होते हैं कोर्ट के अंदर वो नहीं मिलते। ज़रा थोड़ा सा इसकी तफसील बताइएगा कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होता सर कैसे? जिसमें एक तो FGCM का स्पेशली मैं बता दूं कि ये प्रिसाइसली रखा ही इसलिए जाता है कि इसके अंदर डिफेंस के लिए वो अपना लॉयर कर सकते हैं जो मर्जी, और टीम ऑफ लॉयर्स भी कर सकते हैं। जी जी। तो एक तो ये है। दूसरा ये जरूर है कि क्योंकि इसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें होंगी जो मिलिट्री के डिसिप्लिन को इफेक्ट कर रही थी या नेशनल सिक्योरिटी को कर रही थी, तो साफ ज़ाहिर है दैट्स व्हाई इट इज डन इन अ मिलिट्री कोर्ट, और बीइंग अ मिलिट्री ऑफिसर उन्हीं का जो प्रीव्यू बनता है। तो एक तो बड़ा फेयर ट्रायल होता है। फिर मैंने बताया उसमें यू हैव लेवल्स ऑफ अपील है, इवन रिलीफ का है। दे कैन आस्क, अगर लेट्स से ग्रीवेंस समझते हैं उनके साथ हुई है तो देखें। जी जी, इसमें थोड़ा मैं भी ऐड करूं जी। उनके इसका जो है वो शायद मसला आ रहा है कनेक्शन का। दे कैन गो टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट तक अपील है। तो एक तो फेयर ट्रायल है, और जिस लेवल पे फैज अमीर साहब रहे ही अंडरस्टैंड कि बेसिकली जब FGCM होता है तो उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस है। दूसरा मैं एक छोटा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा जो 9th May से रिलेटेड है। ये कैप्टन असफर नियाज बुखारी शहीद हुए थे बटपेर में, और उनके वाले साहब से मेरा इंटरेक्शन आते रहते हैं। वो उन्होंने जब उनको 9th May वाले दिन उनके बेटे की एक यादगार थी फैसलाबाद में, उसको वेंडलाइज किया गया, और जब आई तो उन्होंने फिर एक ट्वीट भी किया था और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बकायदा खत लिखा कि इसलिए मेरे बेटे ने जान की कुर्बानी दी थी। तो इसमें एक बड़ी रिसर्च भी हो रही है कि हमारी जो शहादत का कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, अदर देन मतलब GHQ, ये सारी इंपॉर्टेंट जगह हैं या बेसिस हैं, लेकिन शोधा लाइक कर्नल शेर खान के मॉन्यूमेंट ऑफ वेंडर, तो ये आपकी शहादत के कॉन्सेप्ट के ऊपर असॉल्ट भी था। तो ये ऐसे नहीं है कि देवर सम लिमिटेड गाइड, ये बड़ा ऑर्केस्ट्रेटेड था। इसमें पहले भी बड़े रेवोल्यूशंस की एफर्ट हुई है यूरोप में और यूक्रेन में, वेलवेट रेवोल्यूशन थे, येलो रेवोल्यूशन और अरब स्प्रिंग, ये उसी तरीके से आई थिंक अटेम्प्ट थी। लेकिन इसके अंदर बिकॉज दे कंसीडर कि फौज शायद सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वरना अवाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, इसको जो है चेन ऑफ कमांड को डिसरप्ट कर दे, खुदा ना खास्ता उस दिन डिसरप्ट हो जाती। जस्ट इमेजिन के पाकिस्तान का क्या होता। मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बगावत थी। अभी उसको आप रियलाइज कर सकते हैं, पीछे आप चले 7 महीने किस तरीके से एक नैरेटिव बनाया गया, उसके बाद क्या किया गया, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादती है। ऐसे ही, और बगावत को कुचलने के लिए जो है वो जारी बात है फौज एक्टिव है। मैं इससे पहले कि गौर भट्ट साहब की तरफ जाऊं, राय साहब कुछ आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं ये ऐड करना चाह रहा था, आपने पूछा ना ट्रायल के हवाले से।
तो इसमें जब आप इसकी प्रोसिक्यूशन शुरू होती है, इसका ट्रायल शुरू होता है, उसी तरह जिस तरह सिविल कोर्ट्स में आप इस्तिगासा अपनी शहादत लेके आता है, क्रॉस एग्जामिन करने का एट लेंथ मौका दिया जाता है एक्यूज को। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि कौंसल ऑफिस चॉइस वो कर सकता है, एक भी रख सकता है, अपनी पूरी टीम भी रख सकता है। जस्टिस समदानी से लेके बहुत सीनियर वकला ने ये ट्रायल किए हैं, ठीक है, माजी में ये उसे हक दिया जाता है। फिर हमारा सिविल कोर्ट्स का जो प्रोसीजर है उसमें अमूमन ये होता है कि एग्जामिनेशन इन चीफ यानी जो इब्तदाई बयान और फिर जरा क्रॉस एग्जामिनेशन, लेकिन यहाँ पे ये एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन यानी जो कानून शहादत है उसे पूरी तरह से अप्लाई करते हैं, एज इट इज़ अप्लाई करते हैं। और वो ओरल एविडेंस भी अपने डिफेंस में पेश कर सकता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी पेश कर सकता है, और वहाँ से अगर कन्विक्शन होती है तो फिर वो मिलिट्री अपील एट कोर्ट में अपील फाइल करेगा। उसके बाद भी अगर उसकी शफाफियत में कोई फ़र्क रह गया तो वो हाई कोर्ट में, मुतलका हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकता है, और उस ऑर्डर को फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लेकिन वो लिमिटेड ग्राउंड्स हैं, ये ज़हन में रहे। वो 3 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा, मेलाफाइडी, कोरम नॉन जुडिस, और तीसरा हो गया विदाउट जुरिस्डिक्शन। ये 3 चीज़ें, बाकी वो आप अगर साबित कर सकते हैं कि देयर वाज मेलाफाइडी ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, या फिर ये है कि मेरा ट्रायल शफाफ नहीं हुआ, कोई बात साबित कर सकते हैं, तो फिर आपका वो सारा ट्रायल विशिएट हो जाता है और आप एक्विट हो सकते हैं। चलें गौर भट्ट साहब, आप बताइएगा सर कि हालात आपके सामने हैं, और मैं आपसे सियासी तदीया जो है लेना चाह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब ने पहले फरमाया कि मैसेज दिया पहले उमर अयूब के थ्रू, फिर मैसेज दिया कि जी फ़ौज अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करे, और अब भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं और मीडिया टॉक सामने आ रही है कि जी हुकूमत 2 महीनों की मेहमान है। ये दावा जो है वो करते हैं तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब। तो बताइए सर, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, और सानिया 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनका जो मुस्तकबिल है वो क्या देख रहे हैं सर? अच्छा सर, मैं सारी बातों को एड्रेस करता हूँ, मगर मैं आपके जो है नॉलेज में शायद इजाफा करना चाहूँगा। आपको याद होगा कि 105 जो हैं 9 मई के मुल्ज़मान, उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया हुआ है मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को, चौधरी इज़हार हसन साहब ने, और शायद खोसा साहब भी उसमें वकील हैं। और वहाँ पर ये छोटी ईद से पहले ये बताया गया कि जनाब जिन लोगों को कुछ सजा जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ये था कि आप ट्रायल करते रहे मगर सजा अनाउंस नहीं करनी। तो वहाँ पर फिर इज़हार हसन साहब ने ये कहा था कि सर अगर कुछ लोगों को कम सजा हुई है तो उनकी माफी करवा के तो उनको ईद घर में मनाने का मौका दिया जाए। तो फिर 20 ऐसे मुल्ज़मान जो ज़ाहिर है कि मुजरिम कंसीडर किए जाएंगे, जिनको कम सजा हुई थी, 1 से 2 साल के दरमियान की सजा थी, उनको उनकी माफी करवाकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से तो उनको रहा कर दिया गया, और उनके नाम दिए गए कोर्ट को। वो 20 थे, 105 टोटल को ट्रायल किया गया। 85 ऐसे हैं जिनको कम से कम 2 साल से ज्यादा की सजा है, लेकिन अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सजा अनाउंस करने का कहा नहीं, उसके पास स्टे है, इसलिए उस बात को अनाउंस नहीं किया गया। तो एक तो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का सिलसिला इस हद तक तो मौजूद है। अब दूसरी बात जो आपने कहा कि जो बानी पीटीआई हैं इमरान खान साहब, सर उनकी तो डे फर्स्ट से मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये उनके बारे में बड़ा एक झूठ और प्रोपेगेंडा किया गया। एक तो आप जानते हैं उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह का चाहते हैं ट्रेंड चलवा लेते हैं, और सब लोग उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। हमारा रेगुलर मीडिया भी उसको फॉलो करना शुरू करता है, ये सोचे समझे बगैर कि ये सारा कुछ झूठ है, लेकिन फिर भी फॉलो किया जाता है। पता नहीं ये क्या साइंस है, वो क्या पंजाबी कहते हैं, पता नहीं केड़ी गिदड़ सिंगी बोल, लेकिन बाहर बयानियां बनाते हैं ना भट्ट साहब, जब बयानियां बनाते हैं तो फिर ये चीजें आगे बढ़ती हैं ना जी। अच्छा, मैं गुजारिश करूं कि कुछ मामला यूं है कि इमरान खान साहब जो है ना डे फर्स्ट से ये बात कह रहे हैं कि मुझे आप दोबारा से
फौज को ये दावतें दे रहे हैं कि मुझे दोबारा से अपना लाडला बनाएं और मैं जैसे पहले आपका लाडला था वैसे मुझे ही लाडला रखे, किसी और को लाडला ना बनाए। उनका सिर्फ ये प्रॉब्लम है। वो ये हर किसी नहीं कहते कि फौज जो है वो सियासत में ना आए, वो इस बात को बिल्कुल उनका ये प्रॉब्लम नहीं है। और सब हम यही से कंटिन्यू करेंगे। मुझे ब्रेक लिए कहा जा रहा है, वापस आपके पास ही आ रहा हूँ ब्रेक के बाद। नाज़रीन मिलते हैं ब्रेक के बाद, लेकिन फिर बात करेंगे कि फिर ये बार बार जो बयानिया बनाया जा रहा है कि कभी कहा जाता है कि 2 महीने बाद जो है हुकूमत के साथ क्या होगा, देखते हैं कि वो भी 2 महीने आ जाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन का बयानिया और सानिया 9 मई के मुकदमात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। बट साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा। आप बात कर रहे थे कि बयानिया कैसे बनता है, वजारतें कैसे दे रहे हैं। अब तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब फरमा रहे हैं कि ये हमारा कोई तल्लक वास्ता नहीं है जनरल फैज़ हमीद के साथ, और उससे पहले जो है वो लड़ाई की वजह यही बनी थी कि उन्हें जो है सिपह सलार बनाया जाए। कुछ जो यूट्यूबर्स हैं वो भी ये कहते फिर रहे हैं कि जनाब जो जनरल फैज़ हमीद हैं उनसे उनका तो नंबर ही ब्लॉक कर दिया था खान साहब ने, और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने सियासत में किस तरह से इन्वॉल्वमेंट की। तो ये अब उन्होंने उनको डिसोन कर दी एक तरह के। बहरहाल अभी ज़ाहिर तहकीकात जारी हैं, अभी फाइनल बात तो कोई सामने नहीं आई है, ना ही हम किसी पे बराह रास्त इल्ज़ाम लगा सकते हैं। लेकिन वो उनको जिस तरीके से इमरान खान की जानिब से डिसोन किया गया, तो उससे लगता यह है कि दाल में कुछ काला है। वैसे तो पूरी दाल ही काली लग रही है, लेकिन बहरहाल वो उनका कोई ताल्लुक वास्ता उनके साथ सियासी एतबार से निकलता ज़रूर दिखाई देता है। अच्छा, एक मैं बात कहना चाहता हूँ, मैंने ये नोट किया है, आप भी और हमारा सारा जो रेगुलर मीडिया है वो सानहा 9 मई दिखता है। देखिए, सानहा एक ऐसा वाक़या होता है जो बस किसी वजह से हो जाता है, अफसोसनाक वाक़या। ये जो 9 मई है ना सर, ये सानहा नहीं है, ये दहशत गर्दी है। ये बाकायदा पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर अटैक है। ये प्लान करके किया गया, ये पाकिस्तान का 9/11 है। इसको सानहा ना कहें, ये दहशत गर्दी है और इसके ख़िलाफ़ यानी इस पर अफसोस नहीं किया जाना, इसकी मजम्मत भी की जानी है और मरम्मत भी की जानी है। जिन लोगों ने ये किया है उनकी कोई माफ़ी नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है अल्फाज जो है थोड़े से हमें बलोच साहब क्या कहते हैं कि ऐसे इस्तेमाल करने चाहिए जिनका प्रॉपर इम्पैक्ट आए कि यार ये वाक़या है क्या, उस वाक़ये की पूरी जो शिद्दत है उसका अंदाज़ा हो सुनने वालों को। क्योंकि सानहा तो एक ऐसा वाक़या होता है जो शायद कुदरती तौर पर हो जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई इस तरह का सीन बन जाए जिसमें इंसानी अमल दखल ना रहे। तो यहाँ पर तो सारा कुछ जो है बाकायदा तौर पे प्लान करके अटैक किया गया। और बानी पीटी जो है, जिस दिन वो 9 मई को सुबह निकल रहे थे इस्लामाबाद जाने के लिए, उनकी पेशी थी उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो उन्होंने जो अपनी गाड़ी में बैठकर बयान रिकॉर्ड कराया वो तकरीबन को 8-9 मिनट का है। आप उसको सुन लें। उसमें वो कह रहे हैं कि मुझे आज हो सकता है गिरफ्तार कर लिया जाए और घरों में नहीं बैठना फिर आपने। इसी तरह वो जब उनको ज़मानत मिली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उन्होंने ये कहा कि उनको कहा गया एक जज साहब की जानिब से कि आपको इस बात की मजम्मत करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे दोबारा गिरफ्तार करेंगे तो आधे घंटे में इससे डबल रिएक्शन दूंगा। तो ये सारा कुछ प्लान करके किया गया था। तो मैं इनका मुस्तकबिल, आपने पूछा क्या होगा पीटीआई का, और जो वाक़या है दहशतगर्दी का 9 मई का, उसमें जो लोग मुलव्वस हैं, तो पीटीआई अगर तो एक पॉलिटिकल रास्ता इख्तियार करती, जो कि अब तक उन्होंने नहीं किया, थोड़ी सी अब कोशिश उन्होंने शुरू की है, अगर वो उस रास्ते पे चलते रहे तो मेरा ख्याल है कि उनका मुस्तकबिल जो है वो सियासी एतबार से बहुत एक महदूद होकर रह जाएगा। अगर वो सियासी रास्ते से हट गए और उसी तरह की बड़कबाजी की जिस तरह की उनके चेयरमैन करते चले आ रहे हैं और वही उन्होंने रवैया रखा अपना, तो फिर सर वो उनका मुस्तकबिल मुझे इंतहाई तारीख दिखाई देता है। राय साहब बताइए कि जो डीजी ISPR से जब पूछा गया था कि इस वाक़े के बाद कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। उन्होंने कहा ये हमारा स्टांस वही है, हमारा मौक़िफ़ वही है जो 7 मई को हमने किया था कि जो है वो नो कंप्रोमाइज़ वाला। तो क्या फिर फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको? वही मैं सवाल करता हूँ कि एक तरफ सानिया 9 मई के मुकदमात हैं और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को भी ट्रायल किया जा रहा है सानिया 9 मई के मुकदमात में, और क्या इनके जो मुकदमात हैं जैसे पहले लोगों के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रहे हैं, तो क्या इनका मुकदमा भी मिलिट्री कोर्ट में जा सकता है?
ये तो देखना है ना, गवर्नमेंट ने देखना है कि इनका मुकदमा कहाँ पे ट्रायल करना है, दहशतगर्दी की अदालत में या फिर मिलिट्री कोर्ट में। मिलिट्री कोर्ट में भी जा सकता है, जिसकी मैं वजाहत कर चुका हूँ कि 1967 के जो तरमीम है उसके बाद एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद ट्रायल हो चुके हैं मिलिट्री कोर्ट्स में। अब ज़रूरत इस बात की है बलोच साहब कि आप देखें जो मालिक ज़िंदा रहते हैं ना, जो कौमें ज़िंदा कौमें हैं और जो अपनी सालमियत पे, अपने डिसिप्लिन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती, तो इंग्लैंड की मिसाल आजकल की ले लें कि वहाँ पे राइट्स को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 24 घंटे अदालतें ओपन कर दी, 24 आवर्स के लिए उन्होंने कोर्ट्स ओपन कर दी कि एक्सपीडाइट की जाए प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। तो हम ये है कि बिल्कुल यानी आप मुल्क पे हमलावर हों, हम सोए हुए हैं, स्टे दे के हम बैठे हुए हैं और कोर्ट वो फंक्शन नहीं कर सकती, और अगर ट्रायल कंक्लूड हो गया तो अपनी जजमेंट या उनकी कन्विक्शन नहीं अनाउंस कर सकती। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि आर्मी ने तो एक एग्जाम्पल सेट की, एक प्रेसिडेंट कल बहुत बड़ी प्रेसिडेंट सेट हुई, जिससे अवाम का, इस मुल्क और इस कौम का इस अदारे पे एतमाद मज़ीद मजबूत होगा कि ये वो अदारा है जो डिसिप्लिन पे किसी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। डिसिप्लिन पे अगर फौज भी कंप्रोमाइज़ करेगी वो फिर फौज मुनज़्ज़म फौज नहीं रह सकती। ऐसे ही उनकी पहचान ही उनका डिसिप्लिन है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन की सरिश्त में ये बात मौजूद है कि वो डिसिप्लिन पे नो कंप्रोमाइज़। ये जो तासुर था कि नहीं वो जो छोटा जिस तरह हमारी उसमें होता है बाकी अदारों के अंदर, क्योंकि बड़ा ब्यूरोक्रेट है वो तो प्ली बार्गेन कर सकता है, वो तो निकल सकते हैं, यानी बड़े के लिए कुछ और कानून है, छोटे के लिए कुछ और कानून है। वो भी कल इस को बिल्कुल उन्होंने रद्द कर दिया कि बड़ा भी वहीं पे खड़ा होगा जहाँ पे एक क्लास ना खड़ा। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब आप बताइएगा सर कि एक तरफ तो शोधा की फैमिली हैं जिन शोधा के मज़ारात की तौहीन की गई, उन पर पथराव किया गया, तो जारी बात है शोधा की फैमिली भी इंसाफ जो है वो मांग रही है। तो दूसरी तरफ जो है सानिया 9 मई के मुकदमात हैं। सर क्या देख रहे हैं कि सानिया 9 मई के मुकदमात में जो लोग मुलव्वस हैं क्या उन्हें माफ़ी मिल सकती है? आई डोंट थिंक सो। इस पर डिपेंड करेगा किस नौयत का। मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा। चर्चिल से किसी ने पूछा जर्मन्स के बारे में, उससे एक बड़ी डेरोगेटरी मिसाल दी थी। जर्मन्स को हंस कहा था कि हन इज ईदर ऑन योर थ्रोट और एट योर फीट, या तो गले पै जाएगा तो या तो पैर पै जाएगा। कुछ तरह की स्ट्रेटजी में नजर आई है और मेरे ख्याल है अभी फॉर्म में पढ़ने का वक्त आ जाएगा। दूसरा एक छोटा सा इन्होंने एक नैरेटिव बनाया था जो अभी रिसेंटली था, वो बड़ा जरूरी है मेंशन करना कि मुजीब हीरो है और गद्दार कौन है। उसकी कौम ने उठा के मुजस्मे जो है उसको जमीन पे फेंक दिया। आई थिंक इट इज हिस्ट्री जो है बड़ी रुथलेस है कि अगर आप गलत उसका आई थिंक व्यू लेंगे और एक ऐसा ऑब्जेक्टिव आई थिंक बनाएंगे जिसमें आप ट्विस्ट करके चीजों को सिर्फ डीमीन करना चाहें, तो कई दफा तारीख जो उसका जो है जवाब बड़ा आई थिंक रुथलेस तरीके से देती है। देख लें सर, बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया। राय साहब आपका शुक्रिया, भट्ट साहब आपका शुक्रिया। नाजरीन ये था आज का प्रोग्राम। हमने कोशिश की कि आपको जो कानूनी नुकात हैं उस पर भी आपको उससे बात करें और समझाएं कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो है वो ट्रायल कैसे चल सकता है और जो कोर्ट मार्शल है उसकी कार्रवाई कैसे होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।